इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने माफिया पर हो रही कार्रवाई को लेकर कहा है कि उत्तर प्रदेश में माफिया अब अतीत हो गए हैं। इसके साथ ही सीएम योगी ने यूपी की सुधरती कानून व्यवस्था का भी जिक्र किया। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अपराधियों को सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से चेतावनी दी गई है। उत्तर प्रदेश में माफिया अब अतीत हो गए हैं, ये बड़ा बयान उन्होंने दिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से कहा गया कि माफियाओं पर लगातार कार्रवाई हो रही है, यूपी में माफिया अब अतीत हो गए हैं और इसके साथ ही यूपी की सुधरती कानून व्यवस्था का भी जिक्र उत्तर प्रदेश के सीएम ने किया। आज यूपी नो कर्फ्यू, नो दंगा, यूपी में सब और चंगा। नो कर्फ्यू, नो दंगा, यूपी में सब चंगा। रंगदारी ना फिरौती, अब यूपी नहीं है किसी की बपौती। माफिया अपराधी हो गए अतीत, सुरक्षा खुशहाली रोजगार का अब बना है प्रतीक। और इसलिए भाइयों बहनों, अब उत्तर प्रदेश कर्फ्यू नहीं, कावड़ यात्रा की तैयारी के लिए उत्साह के साथ आगे बढ़ता है। और इसी बीच पुलिस को असद के मोबाइल फोन से एक वीडियो भी मिला है। वीडियो करीब 2 साल पुराना बताया जा रहा है, जिस पर 19 जनवरी 2021 की तारीख लिखी हुई है। इस वीडियो में एक लड़के की बेरहमी से पिटाई की जा रही है। वीडियो में कुछ लोग भी दिखाई दे रहे हैं। वीडियो असद के लखनऊ फ्लैट का बताया जा रहा है। तो आपको बता दें, एक पुराना वीडियो जो है असद के मोबाइल से सामने आया है और वीडियो में लड़के की बेरहमी से पिटाई की जा रही है। ये वीडियो 2 साल पुराना बताया जा रहा है। वीडियो जो है वो मोबाइल फोन से मिला है। पुलिस लगातार जो जांच पड़ताल कर रही है उसमें असद के मोबाइल फोन से ये वीडियो मिला है। वीडियो करीब 2 साल पुराना है, जिस पर 19 जनवरी 2021 की तारीख लिखी हुई है। नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। प्रयागराज में एक जगह है चकिया, और चकिया में जो ये एक जगह है वो है क्राइम का केंद्र बिंदु। इस वक्त जो मैं तस्वीरें दिखा रही हूँ, ये वो जगह है जहाँ से अपराध की दुनिया का सरगना बनने का ख्वाब देखा था वो अतीक जो मौत के घाट उतर चुका है। लेकिन आज सुबह एक इतनी बड़ी घटना होती है जिसके गवाह चश्मदीद हम रहे हैं, यानी न्यूज़ 18 इंडिया की टीम रही है। सबसे पहले सुबह 9:30 बजे जब इसके अंदर हम जाते हैं, जिसका अब कैंपस पूरा बंद कर दिया गया, सील कर दिया गया, यानी अब कोई अंदर नहीं जा सकता, तो वहाँ खून जैसे कुछ धब्बे दिखते हैं। उसके बाद बाकायदा हम अपनी जिम्मेदारी समझते हुए मेरे कैमरा पर्सन नसीब सिंह ने एक फ़ोन कॉल किया और उसके बाद यहाँ पे पुलिसकर्मी, यानी इसी चौराहे से पुलिसकर्मी यहाँ पहुँचती है और उसके बाद जाँच प्रक्रिया आगे बढ़ती है। फिर 1 नहीं 2 नहीं बल्कि कम से कम 6 पुलिस की टीमें, अलग अलग थानों के कई डीसीपी रैंक के जो अधिकारी पहुंचते हैं और यहाँ पे मुआयना किया जाता है, उनको शक बढ़ता है और उसके बाद एफएसएल की टीम पहुंचती है और वो एफएसएल की टीम आज शाम तक ये रिपोर्ट देगी कि जो खून के धब्बे मिले हैं क्या वो इंसान के हैं या पशु के हैं। मेरे ठीक पीछे यहाँ पर एक खून जैसी क्योंकि ये लाल रंग का नजर आ रहा है और अभी तक पुलिस भी इसे शुरुआती तौर पर खून ही मान रही है। खून से सना कपड़ा यहाँ पर नजर आ रहा है। मैं जहाँ चल रही हूँ वहाँ आपको एक जिम्मेदार चरण होने के नाते ब्लड हम नहीं दिखा सकते, लेकिन जहाँ जहाँ मेरी मौजूदगी है, जहाँ इस सीढ़ी के पास में खड़ी हूँ, उसके ठीक नीचे पूरे ब्लड के निशान हैं और एक के बाद एक जो पुलिसकर्मी है आपको दिखाएं तो उनकी भी संख्या जो है वो बढ़ती जा रही है। और इस वक्त एक एक करके अब तमाम उन अधिकारियों के बयान भी हम आपको सुनवाएंगे जो यहाँ पे अब से कुछ ही देर पहले पहुंचे हुए थे और बाकायदा मौके का मुआयना करके क्राइम स्पॉट को देख के जो उन्होंने कहा वो हम सुनवाएंगे। सबसे पहले एसीपी को सुनिए आप। शुरुआती जो आप देख पा रहे हैं ये क्या लग रहा है? इज इट ब्लड, ह्यूमन ब्लड? ब्लड तो है, अब ह्यूमन ब्लड है या क्या है ये तो जांच के बाद क्लियर होगा, लेकिन ब्लड तो दिख रहा है। सर, क्या एफएसएल की टीम जो है उनसे क्या एक्सपेक्टेंसी की है? यहाँ पर क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है? क्या कुछ आगे हो सकता है? आप और हम साथ ही थे, आपने देखा होगा, और घटनास्थल पर नीचे से ऊपर तक हमारी मीडिया के बंधु जा रहे थे, पहले से भी मौजूद थे। तो मेरा तो अनुरोध यही होगा कि किसी भी क्राइम सीन पर अगर आपकी टीम जाती है तो घटनास्थल को सुरक्षित रखना आपकी भी जिम्मेदारी है और आप लोग जानते हैं। तो और रहा सवाल, ब्लड तो है, नीचे ऊपर चारों तरफ दिख रहा है। तो अभी थोड़ी देर में एफएसएल की टीम हमारी आ गई है, बल्कि आप देखिए एफएसएल की टीम अंदर हमारी प्रवेश कर भी गई। बस
बस आप लोग वेट करें, मुझे लग रहा है कि बहुत जल्द जांच करके शाम 3-4 बजे तक ये क्लियर हो जाएगा कि ये ब्लड कैसा है। दफ्तर में आते ही हमें कुछ खून के धब्बे दिखने शुरू हो जाते हैं। ये पहली और एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 18 इंडिया पे आपको दिखा रहे हैं। सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए ये अतीक अहमद का कार्यालय है जहां पर फिलहाल पुलिस भी पहुंची है। अतीक ने क्या गुनाह किए हैं उनके सीधे सीधी पोल खुलती हुई नजर आ रही है। और उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। खबर है कि 11 फरवरी को बरेली जेल में उमेश पाल की हत्या की प्लानिंग की गई थी। बरेली जेल से एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जिसमें अतीक के शूटर को जेल के अंदर जाते देखा गया है, जिसमें गुड्डू मुस्लिम, अतीक के बेटे असद, शूटर गुलाम और उस्मान के साथ उसे देखा गया है। तो उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। गुड्डू मुस्लिम जो लगातार इस मामले में फरार चल रहा है, उसका एक नया वीडियो सामने आया है। चौबीस फरवरी को उमेश पाल हत्याकांड को अंजाम देने वाला गुड्डू मुस्लिम अब तक फरार चल रहा है, जिसकी तलाश में लगातार छापेमारी की जा रही है। लेकिन इसी बीच एक वीडियो ने उमेश पाल हत्याकांड की साजिश को परत दर परत खोल कर रख दिया है। बरेली जेल में रची गई थी साजिश। जेल में मुलाकात, घर के बाहर मर्डर। अतीक के खास गुर्गे गुड्डू मुस्लिम का एक वीडियो सामने आया है जो बरेली जेल का है, जहां अतीक अहमद का भाई अशरफ बंद था। इस वीडियो में गुलाम हसन, गुड्डू मुस्लिम, उस्मान के साथ साथ अतीक अहमद का बेटा असद भी बरेली जेल में पहुंचा था। जेल के अंदर दाखिल होते हुए ये वीडियो सामने आया है। इस वीडियो को लेकर दावा किया गया कि ये वीडियो 11 फरवरी का है, यानी उमेश पाल हत्याकांड से 13 दिन पहले अतीक अहमद का बेटा असद और शूटर गुड्डू मुस्लिम अशरफ से जेल में जाकर मिले थे। इसके साथ ही दावा किया गया है कि बरेली जेल में उमेश पाल हत्याकांड की साजिश रची गई। करीब 3 घंटे तक अशरफ के साथ मीटिंग हुई थी। गुड्डू मुस्लिम, गुलाम हसन, उस्मान ने मुलाकात की थी। इसके साथ ही चाचा अशरफ से असद ने भी मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान ही उमेश पाल हत्याकांड की पूरी स्क्रिप्ट लिखी गई थी और फिर 13 दिन बाद यानी 24 फरवरी को दिन दहाड़े उमेश पाल पर उनके घर के बाहर हमला कर दिया गया था। और बरेली जेल से सीसीटीवी फुटेज आने के बाद बड़ा दावा किया जा रहा है। दावा यह है कि 11 फरवरी को बरेली जेल में ही अशरफ ने उमेश पाल की हत्या की साजिश रची थी, जिसके बाद 24 फरवरी को प्रयागराज में उमेश पाल की हत्या कर दी गई थी। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर वो बरेली जेल में जो मीटिंग हुई थी, वहां ये साजिश रची गई और उसके 13 दिन बाद इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। तो 2 तस्वीरें आपके सामने है। पहली तस्वीर में आप उन तमाम आरोपियों को देख पा रहे हैं। अशरफ से यहाँ पर तमाम शूटर्स मिले थे। ये बरेली जेल की तस्वीर है जहां पर पूरी मीटिंग की गई है और 13 दिन के बाद यानी कि 24 फरवरी 2023 को जब उमेश पाल की हत्या कर दी गई, ये उस दिन की तस्वीर है। तो ये 2 तस्वीरें हैं और लगातार अतीक की मर्डर मिस्ट्री से जुड़ी तमाम ऐसी तस्वीरें इसलिए सामने आ रही हैं क्योंकि जिस तरीके से अतीक को मारा गया है उसके बाद से उमेश पाल हत्याकांड को लेकर गुड्डू मुस्लिम लगातार फरार है। कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब तलाशे जा रहे हैं। आइए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि उमेश पाल हत्याकांड को लेकर नए वीडियो से क्या कुछ पर्दाफाश हुआ है। दरअसल दावा किया गया है कि बरेली जेल में उमेश पाल हत्याकांड की पूरी साजिश रची गई थी और ये दावा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि अतीक अहमद के भाई अशरफ से गुड्डू मुस्लिम जेल में जाकर मिला था और इस दौरान अतीक अहमद का बेटा असद भी अशरफ से मुलाकात करने जेल में गया था।
गुड्डू मुस्लिम और असद के साथ शूटर गुलाम हसन और उस्मान भी बरेली जेल गए थे और ये वीडियो 11 फरवरी का है, यानी कि उमेश पाल हत्याकांड से 13 दिन पहले बरेली जेल में ये मुलाकात हुई, जिसे लेकर दावा ये किया जा रहा है कि जेल के अंदर करीब 3 घंटे तक मीटिंग चली थी। ये जो माफिया जिनसे वो कनेक्टेड है वो काफी ज्यादा उसकी मदद कर रहे हैं छिपने में। ये एक हायर्ड असैसिन है, कॉन्ट्रैक्ट किलर की तरह लोगों से कॉन्ट्रैक्ट लेकर के क्राइम किया करता था, बमबाज है और साथ में वेपन्स चलाने में भी माहिर है। तो जब गोरखपुर पुलिस ने इसे पकड़ा था और इंट्रोगेशन किया था, तो जानकारी हुई थी कि उसके पहले ये बेऊर जेल गया था, वहाँ राजन तिवारी से मिलकर इसने कोई कॉन्ट्रैक्ट लिया था और उस केस में इसे 10 साल की सज़ा हुई थी। उस समय नारकोटिक्स के साथ पकड़ा गया था। 10 साल की सज़ा होने के बाद इसे अतीक ने अपने लॉयर्स के माध्यम से जमानत कराई और तब से ये अतीक गैंग के लिए काम कर रहा है। शाइस्ता प्रवीण सर, लगातार तलाश जारी है। शाइस्ता प्रवीण, आयशा नूरी, अब ये शाबिर बताया जा रहा है कि सब साथी में हैं और कब तक ये आपकी गिरफ्त में होंगे सर? ये अभी तो ये छिपे हुए हैं, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि गैंग के पास छिपने के स्थानों की कोई कमी नहीं है, लेकिन जिला पुलिस भी इनकी खूब तलाश कर रही है, एसटीएफ भी लगातार काम कर रही है। तो उम्मीद है कि जल्द गिरफ्तारी होगी। जब झांसी में असद का इनकाउंटर हुआ, असद ने पहले फायरिंग की, यूपी एसटीएफ की टीम ने जवाबी कार्रवाई करते हुए असद को ढेर किया, गुलाम को भी ढेर किया। तो उस दौरान कहा गया कि असद के बाल छोटे छोटे थे, जबकि जो महिलाएं थी उनके परिवार के, जो चकिया इलाके की, असद का बाल बड़ा बड़ा था। तो इन्वेस्टिगेशन को भी तोड़ने मरोड़ने की, भटकाने की कोशिश की गई थी। इन्वेस्टिगेशन को खूब भटकाने की कोशिश की गई थी। ये अपने वेश को बदलना अथवा बालों के साइज को चेंज कर देना, दाढ़ी मूछ रख लेना या हटा देना, ये सब तो इन अपराधियों ने खूब किया। इसके अलावा भी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस को ही मैनिपुलेट करने की कोशिश की, अपने मोबाइल फ़ोन को किसी अन्य लोकेशन पर भेज देना, किसी अन्य साथी से अपने क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करवाना किसी अन्य लोकेशन पे, ये सब किया गया। लेकिन जो साक्ष्य इनके खिलाफ मिले हैं वो सब अकाट्य हैं और ये मौके पे पहचाने भी गए हैं। इसलिए इसमें कोई शक नहीं कि ये सभी अपराधी जो विवेचना में जिनका नाम प्रकाश में आया है वो सब शामिल थे। विवेचना बहुत ही उच्च कोटि की हो रही है, इसके लिए बेस्ट ऑफिसर्स लगाए गए हैं। तो जो भी प्रकाश में आएंगे या जो भी कॉन्स्पिरेसी में शामिल होंगे, सब पर कार्रवाई की जाएगी। करेली विधानसभा का डेमोग्राफी भी बदलना चाहता था अतीक अहमद सर, कई वो बस्तियां बैठा रहा था। इन्वेस्टिगेशन में क्या कुछ निकल कर आया है सामने सर? ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट नहीं है। तो पहले 2018 में कुछ ऐसे इलाके पर अतीक ने कब्जा कर लिया था जो गरीब किसानों के थे, गरीब दलित पिछड़े वर्ग के किसान, जो जिनकी छोटी छोटी जोतें थीं। इसके अलावा उन खेतों के बीच में पड़ने वाले जितने भी सरकारी ज़मीन थे, ग्राम समाज की ज़मीन थी और ससुर खदेरू नदी जो उस क्षेत्र से बहती है उसके पूरे पार्ट पर कब्जा करके उसमें कई कॉलोनीज बसाने का प्लान था, जिसमें ये प्रयास था कि मुस्लिम्स को बसाया जाए। तो इस तरीके से वो डेमोग्राफी चेंज करने की कोशिश कर रहा था और इसका कारण ये था कि जब से राजू पाल जी की हत्या हुई, उसके बाद इस फैमिली का कोई इलेक्शन जीत नहीं पा रहा था और इलेक्शन जीतने के लिए इनको डेमोग्राफी चेंज करने की आवश्यकता महसूस हुई। सर, जिस तरीके से असद का इनकाउंटर हुआ, असद के इनकाउंटर होने के बाद लगातार तमाम वीडियोस वायरल हो रहे हैं, तमाम वीडियोस निकलकर सामने आ रहे हैं जिसमें दिखा रहा है कि असद जो है बचपन से ही वो मारता पीटता था, अपने गाल पे डॉन लिखवा लेना अपने फेयरवेल पार्टी में। ये किस तरीके की तरफ इशारा कर रहा है? या जो यूपीएसटीएफ ने जांच किया तो असद का कैरेक्टर किस तरीके से निकल कर आया सर? इसमें कैरेक्टर पर तो कोई जांच नहीं हुई, लेकिन जो बातें प्रकाश में आई हैं वो काफ़ी डिस्टर्बिंग है किसी छोटे बच्चे के लिए। जिस तरह का परिवेश मिला, जिस तरह का वातावरण इन बच्चों को मिला, इन बच्चों की आदतें शुरू से ही ऐसा प्रतीत होता ही खराब हो गई थी। तो जो वीडियोस आपके पास हैं अथवा जो सोशल मीडिया पे हैं, उसके अलावा जिन स्कूल्स में पढ़ते थे उनसे भी, उन स्कूल में पढ़ने वाले, साथ पढ़ने वाले लोगों से भी जानकारी हुई कि ये स्कूल में वेपन लेके चले आते थे। तो इस तरह का जो माहौल है
वो तो किसी बच्चे को बिगाड़ देगा। ये तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि छोटे छोटे बच्चे आपराधिक परिवेश में रहने के कारण अपराधी बन गए। सर, गुड्डू मुस्लिम को लेकर जो चर्चाएं इस वक्त आम है, जिस तरीके से कि अशरफ कुछ गुड्डू मुस्लिम के बारे में कहना चाहता था, तभी उसकी हत्या की गई, तो इस बारे में कभी आपने इन्वेस्टिगेशन की? कयास है, ये सब तो कयास है, कयास में मैं कमेंट्स नहीं कर सकता। एक चर्चाएं ये भी है कि कभी भी दगाबाजी कर देता है गुड्डू मुस्लिम, इसलिए सभी माफियाओं के साथ काम करते हुए भी वो बचा रहा। ये आपका पूरी तरह से आपका कयास है और कयास पे मैं कमेंट्स नहीं कर सकता। ठीक है, थैंक यू सर। तो ये थे यूपी एसटीएफ चीफ अमिताभ यश सर, जिनका साफ साफ ये कहना था कि शाइस्ता परवीन हो या फिर गुड्डू मुस्लिम जल्द ही यूपी एसटीएफ के गिरफ्त में होंगे। वीडियो जर्नलिस्ट निजाम अंसारी के साथ अमित कुमार सिंह, न्यूज़ 18। वो 90 का दशक था, पूर्वांचल का सबसे बड़ा डॉन ना सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि आसपास के कई राज्यों में अपना खौफ फैलाने की कोशिश करता था। उसी दौरान अपराध की दुनिया में एंट्री होती है गुड्डू मुस्लिम की और वो शागिर्द बनकर उसी डॉन से सीखता है अपराध के गुर, लेकिन साथ ही साथ वो गद्दारी भी उसके खून में आती है। ऐसा इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि जो 25 सालों का उसका आपराधिक रिकॉर्ड आप जब खंगालेंगे, जब आप सारे रिपोर्ट्स देखेंगे तो उसमें ये पता चलता है कि एक के बाद एक बड़े माफिया मारे जाते हैं, उनका एनकाउंटर हो जाता है, वो सलाखों के पीछे हो जाते हैं, लेकिन बच कौन जाता है? इकलौता गुड्डू मुस्लिम। अतीक अहमद का भाई अशरफ अपनी ये बात पूरी करता, इससे पहले ही शूटर्स ने दोनों भाइयों पर ताबड़तोड़ गोलियों की बौछार कर दी। हत्या के बाद लोग पूछने लगे कि आखिर गुड्डू मुस्लिम के बारे में अशरफ क्या बताने जा रहा था। सवाल उठा तो कयास लगने शुरू हो गए। एक कयास ये भी है कि गुड्डू मुस्लिम ने अतीक अहमद के साथ दगाबाजी की और इसीलिए वो अभी तक बचा हुआ है, जबकि असद का एनकाउंटर हो गया। इन कयासों के जवाब तो फिलहाल किसी के पास नहीं, लेकिन गुड्डू मुस्लिम का अतीत जरूर दगाबाजी वाला रहा है। गुड्डू बमबाज, बड़ा दगाबाज। गुड्डू मुस्लिम सिर्फ 18 साल की उम्र में हिस्ट्री शीटर सत्येंद्र सिंह के साथ जुड़ा और उसका और भरोसेमंद बन गया। 1997 में सत्येंद्र सिंह अपने साथी गुड्डू मुस्लिम के साथ अपने घर से निकलता है। गुड्डू मुस्लिम गाड़ी की अगली सीट पर बैठा होता है। थोड़ी देर बाद ये गाड़ी रुकती है, गुड्डू मुस्लिम आगे मौजूद गाड़ी में बैठता है और जैसे ही गुड्डू मुस्लिम की गाड़ी 100 मीटर चलती है, पीछे सत्येंद्र सिंह की गाड़ी में ताबड़तोड़ फायरिंग होती है। AK-47 से हुए गोलेबारी में सत्येंद्र सिंह मारा जाता है। इस घटना में गुड्डू मुस्लिम बाल बाल बच जाता है। कई मीडिया रिपोर्ट्स ने दावा किया है कि गुड्डू मुस्लिम ने ही सत्येंद्र सिंह की मुखबिरी की थी। गुड्डू बमबाज, बड़ा दगाबाज। ऐसा कहा जाता है कि हिस्ट्री शीटर सत्येंद्र सिंह की जिस दिन हत्या हुई थी, उस रोज भी गुड्डू मुस्लिम सत्येंद्र की गाड़ी से उतरकर अपने साथी संतोष सिंह की गाड़ी में बैठा था। मतलब ये कि किसी अपराध को अंजाम देने में अब संतोष और गुड्डू साथ होते थे। एक रोज संतोष सिंह गुड्डू मुस्लिम के साथ लखनऊ के लिए रवाना हुआ, लेकिन घर वापस नहीं आया। अगले दिन संतोष सिंह का शव रायबरेली में सड़क किनारे मिला। ऐसा कहा जाता है कि संतोष सिंह के हत्या में भी गुड्डू मुस्लिम का ही हाथ था। गुड्डू बमबाज, बड़ा दगाबाज। सत्येंद्र सिंह की हत्या के बाद से ही गुड्डू मुस्लिम बाहुबली श्री प्रकाश शुक्ल के करीब आ गया। हर बड़ी वारदात में उसे श्री प्रकाश शुक्ल का साथ मिलने लगा था। गुड्डू श्री प्रकाश को अपना गुरु मानने लगा था। 23 अक्टूबर 1998 में एसटीएफ को इनपुट मिलते ही एसटीएफ ने इंदिरापुरम के पास एक सुनसान जगह पे नीली रंग की कार को रोका। इस नीली रंग की कार में श्री प्रकाश शुक्ला के साथ 2 और लोग थे। पुलिस ने सरेंडर करने को कहा, श्री प्रकाश शुक्ला ने नहीं माना और फायरिंग शुरू कर दी और जवाबी फायरिंग में श्री प्रकाश शुक्ला मारा गया। हालांकि इस बार भी गुड्डू मुस्लिम बच गया और ऐसा माना जाता है कि एसटीएफ को गुड्डू मुस्लिम से ही श्री प्रकाश शुक्ला का इनपुट मिला था। गुड्डू बमबाज, बड़ा दगाबाज। 2001 में खुफिया सूचना पर गोरखपुर पुलिस गुड्डू मुस्लिम को पटना के बेऊर जेल के पास से गिरफ्तार कर लेती है। इसके बाद माफिया अतीक अहमद की एंट्री होती है। अतीक ने तब गुड्डू को जमानत पर जेल से बाहर निकलवाया।
अब गुड्डू अतीक का खासम खास बन गया। 13 अप्रैल को यूपी एसटीएफ को असद और गुलाम के झांसी में ही चिरगांव के पास होने का पता चला, जहां एसटीएफ के पहुंचते ही दोनों ओर से क्रॉस फायरिंग शुरू हो गई, जिसमें असद और गुलाम मारे गए। कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि गुड्डू मुस्लिम ने खुद को बचाने के लिए ही एसटीएफ तक असद और गुलाम की लोकेशन की जानकारी भेजी थी।